अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके। बेटा अपने ग्रुप में एक मैसेज करें कि क्लास स्टार्ट हुई हुई है। मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का। बच्चे ज्वाइन कर लें ताकि क्लास स्टार्ट करें। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम हमारे मेरिट्स ऑनलाइन होने हैं कि ऑन कैंपस होने हैं? बेटा इसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट आप लोग कैंपस में तभी आ सकते हो जब तक आप फुली वैक्सीनेटेड हो। ठीक है? वो तो विदाउट जुलाई तक नहीं होंगे, मतलब जुलाई में होंगे। तो अब आप लोग देख लें कि कब आप जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवा लें ताकि आप लोग कैंपस में आ सकें। ना एक डोज के बाद वो 28 डेज के बाद सेकंड डोज है ना, तो वो जो जून में करवाई, अब जुलाई की डेट है ना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, पिछले लेक्चर की आप लोगों को समझ आई थी? कोई मुश्किल उसमें? नो मैम, आ गई थी। आप लोगों ने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर ली है? फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट कर ली है? साथ यस साथ एक मैम। दफा पढ़ लेते होते हैं क्योंकि अभी भी बाकी क्विज चल रहे हैं, तो फिर उनका भी साथ साथ करना होता है। मेरा ये मानना है कि अगर एक बच्चा क्विज़ की तैयारी अच्छी करता है, साथ साथ लेक्चर से गो थ्रू हो जाता है, तो उसकी साथ साथ ही तैयारी हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा फिर लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती एग्ज़ाम्स के लिए। ऐसे ही है। यस मैम, वो फिर यस रिवाइज ही मैम। करने होते हैं। तो इट मीन्स के एट द एंड परेशान वही बच्चे नहीं होते जो कि साथ साथ पढ़ते रहते हैं। आप लोगों की क्लास में से कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करवा दी है? एक दो बच्चे हैं, सुबह ने मैम करवाई अभी है और सिर्फ एक एक डोज लगी है।
जिस बच्चे ने दोनों जो है वो डोज ले ली हूँ वैक्सीनेशन की, वो कौन सा बच्चा है? तूबा है शायद, तूबा ने दोनों डोज ली, रिदा ने भी, अक्सा अक्सा ने भी। अक्सा, अरशद और रिदा ज़हरा ने। Yes, ma'am. अच्छा बेटा, आप लोग जो वैक्सीनेटेड हो, फुली वैक्सीनेटेड जो लोगों को, अगर आप ऑन कैंपस आना चाहते हो तो यू कैन कम, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ट्यूसडे को आप लोगों का Okay, नेक्स्ट ma'am. लेक्चर होगा, तो अगर आपने ऑन कैंपस आना होगा जो लोग फुली वैक्सीनेटेड है, तो प्लीज़ एक ईमेल जो है वो मुझे कर दीजिएगा, ताकि फिर मैं हाइब्रिड मोड पे जो है वो क्लास लूँ, ऑनलाइन रूम से फिर मैं क्लास नहीं लूँगी, ठीक है? Okay, ma'am. अच्छा, हमने जो है वो इंट्रावीनस यूरोग्राफी तक पढ़ा था, ऐसे ही है? आप लोगों के क्विज क्विज के मार्क्स मैंने अपलोड कर दिए थे, सब लोगों के ठीक लग गए? ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, हमने इंट्रावीनस यूरोग्राफी स्टार्ट कर ली थी ना? यस मैम। ठीक है। आयशा बच्ची क्लास नहीं ले रही, ठीक है वो? पता नहीं मैम, कोई कांटेक्ट नहीं है अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, खैर आई होप कि सब लोग ही ठीक हो। इंट्रावीनस यूरोग्राफी हमने स्टार्ट की थी, ठीक है? हमने पढ़ लिया था कि रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द रीनल पैरेन्काइमा कैलिसिस एंड पेल्विस आफ्टर द इंट्रावीनस इंजेक्शन ऑफ द कंट्रास्ट मीडियम जो हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रावीनस यूरोग्राफी। इसमें जो है वो इंट्रावीनस यूरोग्राफी अब जो है वो रिप्लेस हो गई है सीटी से, अल्ट्रासाउंड से, एमआर से, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे सेंटर्स में जो है वो इंट्रावीनस यूरोग्राफी हो रही है। इसमें जो बेसिकली हमने डिवीजन पढ़ी थी, यूरोग्राम है, जिसमें यूरोग्राम में हमने पढ़ा था कि विजुअलाइजेशन ऑफ द किडनी पैरेन्काइमा कैलिसिस एंड पेल्विस रिजल्टिंग फ्रॉम आईवी इंजेक्शन ऑफ द कंट्रास्ट जो है उसको हम यूरोग्राम कहते हैं, ठीक है? हमने रीनल जो पैरेन्काइमा है उसके साथ कैलिसिस और रीनल पेल्विस का जो एग्जाम करेंगे हम उसको यूरोग्राम कहेंगे। देन हमने पाइलोग्राम का कहा था कि कलेक्टिंग सिस्टम्स जो हैं या जो डक्ट्स हैं उन उसके एग्जामिनेशन को हम पाइलोग्राम कहते हैं। फिर हमने कहा सिस्टोग्राफी, तो विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर की विजुअलाइजेशन को हम सिस्टोग्राफी या सिस्टोग्राम भी कहते हैं। इसमें जो समटाइम्स जो इन्फेक्शन होता है उसको सिस्टाइटिस भी कहा जाता है, ठीक है? यूरिथ्रोग्राफी की अगर बात की जाए तो हम जो है विजुअलाइजेशन ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है, जो करते हैं, तो समटाइम्स यूरिथ्रा पे जो है वो सिस्ट्स होती हैं या कोई अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं या अबनॉर्मल पैसेज होता है या कोई साइनस बना हुआ होता है, अबनॉर्मल पैसेज को साइनस या फिस्टुला भी कहते हैं, तो उसकी जो इमेजिंग है उसको हम यूरेथ्रोग्राफी कहते हैं। सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी कंबाइंड स्टडी टू विजुअलाइज ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी जब हम ब्लैडर और यूरेथ्रा को कंबाइन करके जो स्टडी करते हैं उसको सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी कहते हैं। ये डिफरेंट टर्म्स हैं, आपको याद होनी चाहिए, हॉस्पिटल में यूज़ होने वाली टर्म्स हैं। तो अगर जो है इनमें से कोई भी टर्म आपके सामने आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंडर कौन सा प्रोसीजर होना है, ठीक है? बिल्कुल आप लोग ब्लैंक नहीं होने चाहिए हो। इंडिकेशंस की अगर बात की जाए, टू evaluate the presence or continuing presence of suspected or known urethral obstruction के जो हमारे पास यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए या सस्पिशन है ऑब्स्ट्रक्शन की उसको फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं इंट्रावेनस यूरोग्राफी टू असेस द इंटेग्रिटी ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट स्टेटस पोस्ट ट्रॉमा। यूरिनरी ट्रैक्ट का स्टेटस पोस्ट ट्रॉमेटिक पेशेंट्स में देखने के लिए हम करते हैं, ठीक है? टू असेस द यूरिनरी ट्रैक्ट फॉर सस्पेक्टेड कनिजेंटल एबनॉर्मेलिटीज या एनॉमलीज, तो हम यूरिनरी ट्रैक्ट में जो कनिजेंटल एनॉमलीज हैं और समटाइम्स प्रॉपर चैनल नहीं बना होता तो उसको देखने के लिए हम करते हैं टू असेस द यूरिनरी ट्रैक्ट फॉर लीजंस दैट मे एक्सप्लेन हेमाचूरिया इन्फेक्शन। अगर हेमाचूरिया है या इन्फेक्शन है तो उसमें हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपरटेंशन इन यंग एडल्ट्स नॉट कंट्रोल्ड। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ
टेंशन यंग अडल्ट्स में क्यों है, उसके लिए हम करते हैं कंट्राइंडिकेशंस जो हैं वो बड़ी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस हैं, नो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन बट देयर आर सम रिलेटिव कंट्राइंडिकेशंस। रीनल फेलियर है, ठीक है, उसमें सिर्फ ये नहीं है इंट्रावीनस यूरोग्राफी नहीं, कोई भी जो है वो रीनल स्कैन करने से पहले सीरम क्रेटिनिन लेवल का फाइंड आउट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारे पास जब भी कोई एग्ज़ाम होता है जैसे सीटी स्कैन या न्यूक्लियर मेडिसिन के स्कैन्स हैं, तो उनको उनके होने से पहले भी जो है वो सीरम क्रेटिनिन लेवल फाइंड करना बड़ा ज़रूरी है। और अगर हम ये कहते हैं कि अगर अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है किडनीज़ का, तो उसमें भी अगर सीरम क्रेटिनिन लेवल हुआ हुआ है तो वो फाइंडिंग्स में जो है वो बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो सकता है। इसमें हेपेटोरीनल सिंड्रोम का ये मतलब है कि हेपेटिक सेल्स और रीनल सेल्स जो हैं वो उनका आपस में कंबाइन सिंड्रोम हुआ है। हेपेटिक सेल्स कौन से होते हैं, जो कि लीवर के सेल्स होते हैं। प्रीवियस एलर्जी टू द कंट्रास्ट आयोडीन, कंट्रास्ट से एलर्जी है, प्रीवियस एलर्जी है या आयोडीन से एलर्जी है, तो वो एक कंट्राइंडिकेशन है, हम नहीं करेंगे उसमें कंट्रास्ट इंजेक्ट। जनरलाइज्ड एलर्जिक कंडीशंस हैं, ठीक है। ओवरऑल पेशेंट कहता है कि मुझे किसी मेडिसिन से या किसी कंट्रास्ट से एलर्जी है तो हम नहीं करेंगे। मल्टीपल माइलोमा के केस में नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी के केस में नहीं करेंगे, इन्फेंसी बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में हम नहीं करते, थायरोटॉक्सिकोसिस और डायबिटीज़। तो ये हमारे पास जो है रिलेटिव कंट्राइंडिकेशंस हैं कि इन केसेस में हम आईवीयू इंट्रावीनस यूरोग्राफी नहीं करते। एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो इसमें एडवांटेज हमें ये मिलता है कि क्लियर आउटलाइन ऑफ द इंटायर यूरिनरी सिस्टम, यू कैन सी इवन माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो हमने शायद लास्ट सेमेस्टर में हाइड्रोनेफ्रोसिस को डिस्कस किया था। उसमें माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है और एक हमारे पास जिसमें स्वीयर हो जाती है, ठीक है। तो माइल्ड में जो है वो हमारे पास रीनल पेल्विस है, देन कैलसिस और देन होल किडनी में जो है वो फ्लूइड अकोमोलेशन हो जाती है। याद है आप लोगों को? बेटा यस मैम। हाइड्रोनेफ्रोसिस याद है? यस मैम। यस मैम। easier to pick out obstructing stone, easy हो जाता है obstructing stone को पिक करना when there are multiple pelvic calcifications। जब बहुत ज़्यादा pelvic calcifications हो, अब pelvic calcifications होने का क्या मतलब है कि रीनल pelvis के इनसाइड calcifications हैं, ठीक है। तो उसमें हमें स्टोन का फाइंड आउट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंट्रावेनस यूरोग्राफी में जो है वो हमें डिटेक्ट हो जाता है कि स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन काज कर रहा है, जिस वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है। कैन शो नॉन अपेक स्टोन्स एज फीलिंग डिफेक्ट्स। तो नॉन अपेक जो स्टोन्स हैं जो कि हमें एक रेडियो ओपेक शेडो नहीं दे रहे, तो उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। डेमोन्स्ट्रेट द रीनल फंक्शन एंड अलो फॉर वेरिफिकेशन दैट ऑपोजिट किडनी इज फंक्शनिंग नॉर्मली। रीनल फंक्शन को डेमोन्स्ट्रेट इजीली किया जा सकता है फॉर वेरिफिकेशन कि ऑपोजिट किडनी जो है वो नॉर्मल फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही। इस बात का ये मतलब है कि हम जब कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ली, तो हमारे पास दोनों जो हैं वो दोनों किडनीज में हमारे पास उसके कैलिसिस भी नज़र आ रहे हैं, रीनल पेल्विस भी नज़र आ रहा है और यूरिटर भी नज़र आ रहा है। तो इसमें जो है ये वाला जो यूरिटर है, राइट यूरिटर जो है वो नॉर्मल है, लेकिन लेफ्ट साइड पे यहाँ पे जो है वो कंट्रास्ट की डिसकंटिन्यूटी हुई है, कंट्रास्ट अपटेक नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें तो दोनों के दरमियान कंट्रास्ट नहीं है ना, दोनों लाइन जो, ब्रेक आ रही है, जैसे ब्रेक ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम इन कंपैरिजन देख सकते हैं कि किसी एक किडनी में प्रॉब्लम आ रही है या दोनों किडनीज में प्रॉब्लम है। तो इससे हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है कि हम दूसरी किडनी का फंक्शन जो है वो चेक कर सकते हैं कि आया वो नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। देन हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। नीड फॉर आईवी कंट्रास्ट मटेरियल। डिसएडवांटेज ये है कि हमें कंट्रास्ट मटेरियल चाहिए होता है एग्जामिनेशन करने के लिए। विदाउट कंट्रास्ट मटेरियल वी कैन नॉट डू इंट्रावेनस यूरोग्राफी। में प्रोवोक एन एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकता है। मल्टीपल डिलेड फिल्म्स, बहुत ज़्यादा जो हैं वो डिलेड फिल्म्स आती हैं हमारे पास। कैन टेक आवर्स एज कंट्रास्ट पासिस क्वाइट स्लोली इनटू द ब्लॉक्ड रीनल यूनिट एंड यूरेटर। तो हमें घंटे भी लग जाते हैं, एक मरीज़ का एग्जामिनेशन करते हुए घंटे ऐसे लग जाते हैं कि हमें हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद उसको पेशेंट को बुला के उसको एक्सपोज करके देखना पड़ता है। इसमें पेशेंट का भी लॉस होता है। पेशेंट का ये लॉस होता है कि उसका रेडिएशन से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मे नॉट हैव सफिशिएंट ओपेसिफिकेशन
to define the anatomy and point of obstruction. हमारे पास sufficient sometimes specification नहीं होती कि हम जो है anatomy को define कर सकें या जो point of obstruction है उसको define कर सकें, ठीक है. Requires a significant amount of radiation exposure. हमें एक significant amount of radiation exposure चाहिए होता है and may not be ideal for young children or pregnant women. डिसएडवांटेज में हमारे पास रेडिएशन एक्सपोजर बहुत लॉन्गर टाइम का होता है, जिसमें यंग चिल्ड्रंस जो हैं या प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं या इन्फेंट्स जो हैं उनके लिए लास्ट है कि मैक्सिमम रेडिएशन डोज से पेशेंट को क्या होगा, हार्म होगा, ठीक है. Preparation of the patient, complete urine and blood examination to assess the renal function. Renal function को assess करने से पहले उसका blood CP और urine analysis जो है वो होना चाहिए, ठीक है. The patient is given mild laxatives 1 to 2 oz castor oil about 12 to 24 hours before the proposed X-ray examination. A night before the urographic examination eliminates fecal material and reduce the amount of gas in bowel. इस पॉइंट की समझ आई है कि क्या कहा गया है कि हम माइल्ड अमाउंट ऑफ लेक्सेटिव्स देंगे. जब हम लोग अल्ट्रासाउंड की भी डेट देते हैं या जब हम लोग लंबर स्पाइन का एक्सरे भी करते हैं तो उस वक्त भी हम यही प्रिपरेशन करवाते हैं पेशेंट को. उससे ये होता है कि फीकल लोड कम हो जाता है, जो बाउल के इनसाइड गैस है उसकी अमाउंट रिड्यूस हो जाती है, फीकल मटेरियल एलिमिनेट हुआ होता है, तो हमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा क्लियरली नज़र आते हैं. बात आ गई समझ में? Yes, ma'am. The patient is kept nil by mouth overnight and dehydrated by stopping the fluid intake. और हम जो है वो पेशेंट को डिहाइड्रेट करा देते हैं ताकि जो भी फ्लूइड इनटेक हो उसकी हमें क्लैरिफिकेशन ज़्यादा अच्छी हो. Most uroradiologists believe that with modern contrast media, overhydration should be avoided, but dehydration is unnecessary. लेकिन जो आजकल के रेडियोलॉजिस्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ओवरहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, कि पेशेंट ने बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिया होना चाहिए, बट डिहाइड्रेशन भी अननेसेसरी है, ठीक है. इन प्रैक्टिस एडवाइस omit fluids after 11 pm, omit breakfast which decreases chance of vomiting and produce slight dehydration. तो इसमें हमारे पास जो है वो हम पेशेंट को ये कह सकते हैं कि 11 pm के बाद omit ब्रेकफास्ट या फ्लूइड्स जो है वो ले सकता है. ये हमारे पास जो है एक हम समटाइम्स अब्डोमेन कंप्रेशन बेंड भी यूज़ करते हैं. आईवीयू करने से पहले बटरफ्लाई नीडल इन पोजीशन हम करते हैं कि हम मरीज़ को मोस्टली हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कैनोला पास नहीं करते, हम यही कहते हैं कि आप इमरजेंसी से कैनोला पास करवा के आएँ, ठीक है. क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो जो है वो पेशेंट लोड भी होता है, दूसरी ये चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड लोग नहीं होते जितने कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंसड लोग होते हैं. तो हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आप जो है वो अपना आईवीयू पास करवा, इंट्रावेनस जो कैनोला है वो पास करवा के आए. उसके बाद जो है एक हम प्री लेमिनरी फिल्म लेते हैं. प्री लेमिनरी फिल्म प्राइमरी फिल्म या स्काउट फिल्म का अंदाज़ा है क्या चीज़ होती है? No, ma'am. किसी को भी नहीं पता? स्क्रीन फिल्म हम लोगों ने रेडियोलॉजी में पढ़ा था, मैम ये वाली नहीं पढ़ी. कोई बच्चा बता सकता है क्या होती है प्री लेमिनरी फिल्म? अब्दुल मनान आप बताएं बेटा. बकार यूनुस बोले. आवाज आ रही? जी जी आ रही है जी बेटा, बोलो. जी मैम, आपने क्या पूछा? बेटा क्या होती है प्रीलिमिनरी फिल्म, पता? फिल्म, हाँ प्रीलिमिनरी फिल्म या स्काउट फिल्म. मैम शायद ये मैम हम जब एब्डोमेन के लिए मैंने इंटर्नशिप में शायद इस बारे में ना पढ़ा था कुछ. ठीक सोच रहे हैं आप. एब्डोमेन के लिए जो होती है मेरा ख्याल प्रोसीजर मैं जो स्काउट इमेज होता है, स्काउट क्या बोलते हैं जिसको, वो होता है. बिल्कुल वही है बेसिकली. जो कोई भी जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि हम आईवीयू इंट्रावेनस यूरोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है. तो नहीं, ऐसा नहीं है. हम जब भी कोई कंट्रास्ट स्टडीज़ करते हैं, कोई भी कंट्रास्ट स्टडी है, ठीक है, उससे पहले हम एक प्लेन फिल्म ले लेते हैं उस एरिया की. वो फिल्म अगर हम जीआई सिस्टम की जो है वो इमेजिंग कर रहे हैं तो हम जीआई सिस्टम की ले लेंगे. अगर हम जो है वो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक की एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हम जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की प्रीलिमिनरी फिल्म ले लेंगे. बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. हम सीटी स्कैन करते हैं, हम जब हम
MRI करते हैं कंट्रास्ट के साथ, तो उससे पहले हम एक प्लेन फिल्म लेते हैं जिसको प्रीलिमिनरी फिल्म, स्काउट फिल्म, या हम इसको ये भी कह सकते हैं प्राइमरी फिल्म, ठीक है। तो आपको इसका पता होना चाहिए। ये देखें ना, ये हमारे पास जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये हमारे पास जो है ये CT स्कैन के लिए एक स्काउट फिल्म हम पहले लेते हैं कि प्रॉपर उसकी जो है वो आप लोगों को मैंने CT ब्रेन पढ़ाया है ना, यस मैम। ठीक है। तो उसमें हम ये स्लाइस का सीक्वेंस चेक कर अच्छा, लेते हैं ठीक है। कि ये प्रॉपर है या नहीं है, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने जो पहली फिल्म ली ये क्या थी, स्काउट फिल्म थी। इसके बाद हम इमेजिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये स्काउट फिल्म है। देन इन केस ऑफ जो है वो हम डिफरेंट जितने भी सिस्टम्स हैं या कोई भी कंट्रास्ट इन्हांस्ड स्कैन है, तो उससे पहले जो हम फिल्म लेते हैं दैट इज कॉल्ड ए स्काउट फिल्म, प्रीलिमिनरी फिल्म और प्राइमरी फिल्म, ठीक है। बात आ गई समझ में? Yes, ma'am. तो हम जो है वो क्या करते हैं कि हमने कैनोला तो पास करवा दिया, ठीक है। हमने ये करना है कि प्रीलिमिनरी फिल्म लेनी है। प्रीलिमिनरी फिल्म लेने के बाद हमने क्या करना है, कंट्रास्ट को इंजेक्ट करना है। कंट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद हमने क्या करनी है, उसकी वीडियो मॉनिटरिंग करनी है, और जहाँ पे भी हमें अबनॉर्मेलिटी नज़र आएगी हम उसके एक स्पॉट इमेज ले लेंगे। अब्डोमिन कंप्रेशन बैंड भी यूज़ किया जाता है, उससे बेटर एनाटॉमिक डिटेल्स विजुअलाइज होती हैं, ठीक है। अब ये है प्रीलिमिनरी फिल्म, ठीक है। अब ये हमने लेनी कितनी है, सुपाइन फुल लेंथ AP ऑफ अब्डोमेन इन इंस्पिरेशन। हम इंस्पिरेशन में जो है हम उसे कहेंगे पेशेंट को, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इंटर्नशिप्स भी की हैं, तो वहाँ पे एक बड़ा हमारा कॉमन सा एक जो है वो टर्म यूज़ होती है कि एक लंबा सांस लेके रोक लें, ठीक है। तो हम पेशेंट को ये जो है वो हम उसे हदायत देते हैं कि आप जो है एक लंबी सांस लेके रोक लें, ठीक है। उसको गाइड करना होता है। तो एक्सपिरेशन में ही नहीं लेते, बेसिकली इंस्पिरेशन में लेते हैं। द लोअर बॉर्डर ऑफ द कैसेट इज एट द लेवल ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस एंड एक्सरे बीम इज सेंटर्ड इन द मिड लाइन एट द लेवल ऑफ इलियक क्रेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास अगर देखें तो सिम्फिसिस प्यूबिस का लेवल भी आ रहा है, ठीक है, डायफ्राम का लेवल भी आ रहा है, और दोनों इलियक क्रेस्ट भी हमें नजर आ रही हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट बाउल प्रिपरेशन, चेक एक्सपोजर फैक्टर एंड लोकेशन ऑफ रेडियोपैक स्टोन्स और एनी रेडियोपैक आर्टिफैक्ट्स। तो आप जो है वो बाउल प्रिपरेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आप एक्सपोजर फैक्टर्स चेक कर सकते हैं कि क्या इन एक्सपोजर फैक्टर्स पे हमें कोई रेडियोपैक स्टोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। फिल्म का सीक्वेंस क्या होता है, 1 to 3 मिनट्स इंटीरियर पोस्टीरियर फिल्म कॉन टू द रीनल एरियाज, ठीक है। कि हमने कॉन का क्या मतलब है कि हमने रीनल एरिया की ही सिर्फ AP फिल्म लेनी है इन 1 to 3 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट्स इंटीरियर पोस्टीरियर फिल्म कॉन टू द रीनल एरिया, देन 5 मिनट्स की हमने फिल्म लेनी है अप्लाई यूरिथ्रल कंप्रेशन, 10 मिनट्स इंटीरियर पोस्टीरियर रिलीज कंप्रेशन के बाद हमने 10 मिनट के बाद फिल्म लेनी है, देन रिलीज द कंप्रेशन फ्लश X एंड रिलीज व्यू फुल लेंथ व्यू एट 20 मिनट्स। तो हमने क्या करना है कि हमने जो है वो कंप्रेशन रिलीज करने के 20 मिनट्स के बाद फुल लेंथ व्यू हमने इमेजिंग लेनी है अपराइट पोस्ट वाइड इंटीरियर पोस्टीरियर। फिर हमने पेशेंट को ये कहना है कि आप जो है वो अपना यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी करके आए। पोस्ट वाइड का मतलब है कि पेशेंट ने यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी करना है और हमने एक उसका जो है वो AP व्यू लेना है उसको खड़ा करके। तो ये हमारे पास जो एक ये अपराइट इमेजिंग है, एग्जांपल ऑफ अपराइट AP प्रोजेक्शन की एग्जांपल है। तो ये बेसिक इमेजिंग सीक्वेंस जो है वो हमारे पास फिल्म का होता है। समझ आ गई है इसमें कोई मुश्किल बात? मैम आगे समझ लड़कों को यस भी? मैम। ठीक है। Yes, ma'am. ये हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल है, ठीक है, 5 मिनट्स की। ये हमारे पास स्काउट फिल्म है। 5 मिनट के बाद की हमारे पास है, आप देखें तो आपको पेल्विस, रीनल पेल्विस और यूरेटर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास बिफोर कंप्रेशन की इमेज है और ये हमारे पास आफ्टर कंप्रेशन की इमेज है। तो आप देखें तो हमारे पास बिफोर कंप्रेशन जो है वो रीनल कैलिसिस और रीनल पेल्विस इतना अच्छा आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, ना तो हमें यूरेटर इतने अच्छे नजर आ रहे थे, लेकिन आफ्टर कंप्रेशन जो है वो हमें प्रॉपर रीनल कैलिसिस और रीनल पेल्विस और यूरेटर्स जो हैं वो प्रॉपर आइडेंटिफाई हो रहे हैं।
15 मिनट प्रॉन फिल्म भी हम ले सकते हैं, ठीक है। हमने कुछ एग्जांपल्स दी कि हम सुपाइन इमेजिंग लेंगे या हम अपराइट पोजीशन लेंगे, हम प्रॉन इमेजेस भी ले सकते हैं टू शो द लोअर यूरेटर एज द heavy contrast laden urine will more rapidly gravitate to the site of obstruction, release film coned on when abdomen to show the whole urinary tract। तो मेरा बच्चा अगर आप देखो तो प्रॉन फिल्म में हमने क्या किया, हमने ये कहा कि जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी वहाँ पे क्या होगा, कंट्रास्ट की अकोमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, कंट्रास्ट वहाँ पे ज़्यादा ग्रेविटेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस इमेज को बड़ा करती हूँ ना, इसको जूम इन करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको स्टोन नज़र आ रहा है, एक रेडियो पैक कैल्सिफिकेशन सी नज़र आ रही है ना, इस साइड पे भी अगर आप हम इसको फॉलो करते हैं ना, हम इसको फॉलो करते जाते हैं, दोनों को हम कंपेयर करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी की आप लोग कर्सर पे मूव कीजिए, कर्सर पे फोकस कीजिएगा, ये हमारे पास यूरिटर की जो है वो प्रॉपर लाइन आ रही है, ठीक है। देन अगर हम ऑन द अदर साइड देखें तो यहाँ पे इस साइड पे हमें यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन सी नजर आ रही है, छोटी सी माइनर सी, ठीक है, जिन स्टोन्स की हमने बात की थी। यस मैम। तो इसमें हमारे पास जो है वो प्रॉन में भी समटाइम्स बड़ी अच्छी सी वो एक मिल जाती है, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। तो प्रॉन फिल्म भी हम ले सकते हैं क्योंकि जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी वहाँ पे कंट्रास्ट अकोमोलेशन ज़्यादा हुई होगी। और फिर हम रिलीज फिल्म ले लेते हैं, रिलीज फिल्म का हमें फ़ायदा ये होता है कि होल यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो विजुलाइज हो जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दोनों किडनीज, हमारे पास ये राइट किडनी है। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये राइट किडनी और ये लेफ्ट किडनी है, कोई बता सकता है कैसे पता चलता है? हम मार्कर्स यूज करते हैं, उसके थ्रू पता चलता है। बेटा आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही ज़रवा, आज आई नो डोंट नो कि आपका क्या इशू चल रहा है, कोई और बच्चा बताए। पोजीशन से मैम राइट थोड़ी नीचे है। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड। तो हमने इसकी पोजीशन से हमें पता चला कि लीवर की वजह से जो राइट किडनी है वो थोड़ी बिलो होती है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट किडनी। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। ये पॉइंट्स अपने जो है वो माइंड में रखा कीजिए। लास्ट टाइम एक बार हॉस्पिटल गई एक पेशेंट के साथ लिथोट्रिप्सी करवाने के लिए, तो वहाँ पे जो कंसल्टेंट डॉक्टर था वो अपने पीजीआर से पूछ रहा था, वहाँ पे ना एग्जाम्पल उनके जो है वो एक पेशेंट था, तो उसके जो है वो स्टोन्स थे, ऐसे ही एक्सरे पे स्टोन्स अपीयर हो रहे थे। तो वो उनसे पूछ रहा था कि आप मुझे बताएं कि ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किडनी स्टोन है या ये गॉल ब्लैडर का स्टोन है। तो उसको ये नहीं आ रहा था। बेसिकली ही वाज अ डॉक्टर, जो है वो जो पीजीआरस होते हैं बेसिकली, लेकिन उनको इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही थी। तो ये छोटी छोटी पोजीशंस होती हैं, छोटी छोटी एनाटॉमिक डिटेल्स होती हैं जो माइंड में रखने वाली होती हैं। तो खैर उसको देख के मुझे आइडिया हुआ कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते, बट ये चीज़ें जब आप लोगों को टीचर क्लास में बता रहा हो तो इन पे फोकस करके अपने माइंड में रखा कीजिए, और ये आगे आपको इंशाल्लाह बड़ा काम देंगी, ठीक है। हम फिर देखते हैं फुल ब्लैडर फॉर कैपेसिटी कंट्रोल, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फिलिंग डिफेक्ट। हम क्या करते हैं, ये एक्सट्रिंसिक है TRIN, इसको मैं दोबारा से सही करके आपको जो है वो अपलोड कर दूंगी। ये बेसिकली एक्सट्रिंसिक है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक होता है बाहर का और इंट्रिंसिक होता है इनसाइड, ठीक है। फिलिंग डिफेक्ट हमें अगर यूरिनरी ब्लैडर का देखना है तो हम उसके लिए फुल ब्लैडर फिल्म भी ले सकते हैं। और फिर पोस्ट वाइड इमेजिंग होती है, पोस्ट वाइड हम अल्ट्रासाउंड में भी करते हैं और हम इंट्रावीनस यूरोग्राफी में भी करते हैं। इसी तरह से फुल ब्लैडर हम अल्ट्रासाउंड में भी करते हैं और हम जो है वो इंट्रावीनस यूरोग्राफी में भी करते हैं। टू एसेस द ब्लैडर emptying to demonstrate retained of diluted upper tracts bladder tumor and confirm वेजाइको-यूरिटेरिक जंक्शन कैलकुलस। वेजाइको-यूरिटेरिक जंक्शन कहाँ पे होता है, ये जहाँ से यूरिटर जो है वो ब्लैडर के साथ कंबाइन होता है, यहाँ पे आके इसके साथ अटैच होता है, इसको वेजाइको-यूरिटेरिक जंक्शन कहते हैं। तो इस जंक्शन पे समटाइम्स ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो वो आपने अपने माइंड में रखनी है कि वो हमें फुल ब्लैडर या पोस्ट वाइड पे हमें जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। आगे ये समझ इसमें कोई मुश्किल बेटा? इंट्रावीनस यूरोग्राफी में कोई आपको मसला, कोई चीज़ समझ ना आई हो? नो मैम। हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी, कितने बच्चों को पता है इसका मतलब कि हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी क्या होती है?
गेस करें, आइडिया नो आइडिया दें। नहीं पता? नो मैम। जिन बच्चों ने इंटर्नशिप्स की हैं उनको भी नहीं आता? नो मैम। खैर कोई मैम बात नहीं। इसमें फ्लोपियन ट्यूब्स को देखते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। हम फैलोपियन ट्यूब्स को भी देखते हैं और उसके अलावा क्या देखते हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बट ये किस बच्ची ने आंसर किया, मुझे आई वांट टू नो हर नेम। मैम मैंने रिदा। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। कोई बात नहीं, बाकी बच्चों ने कौन आंसर नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, उन्होंने कौन सा ट्रेनिंग कर ली हुई है सारी की सारी या सारे सेमेस्टर्स पढ़ ली हैं तो नहीं आया। बट है जिस आप लोगों ने, बाकी लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। हम हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम मैंने आपसे एक चीज़ कंफर्म करनी थी। मैं अभी रिसेंटली आई हूँ और मेरी ना तबीयत खराब थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि सस्पेक्टेड कोविड है। वैसे मेरी कोविड की सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, तो मैं अभी वैक्सीन लगवाऊं या ना लगवाऊं, क्योंकि लगवाएं। मैंने अभी जो है आफ्टर फुल रिकवरी जो है वो आप 4 वीक्स के बाद, ठीक है, कोविड से रिकवर होने के 4 वीक्स के बाद आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, ठीक है। ओके सस्पेक्टेड कोविड समटाइम्स जो है वो रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाती हैं। आपने कहाँ से रिपोर्ट करवाई है? मैम मेरी वैसे तो बाहर से भी हुई थी और फिर एयरपोर्ट से भी हुई थी। अभी मैंने शौकत खानम से भी करवाई है, चुगताई से भी करवाई है। दोनों से लेकिन नेगेटिव मतलब है? सब में जी दोनों से नेगेटिव है। उसके अलावा मैंने गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट नहीं, इधर फैसल टाउन में है, वहां से भी करवाई है, उधर से भी नेगेटिव है। मेरे सिम्टम्स भी नहीं है, सिर्फ मुझे टेम्परेचर मतलब टाइम टाइम टू टाइम थोड़ा टेम्परेचर हो रहा था और साथ में थोड़ी कफ थी, बस ये इशू था। मतलब तो मुझे बेटा कोई आपने अगर ऐसा नहीं, आपने जो है वो अब अभी वैक्सीनेशन नहीं करवानी 4 वीक्स तक, ठीक है, उसके बाद आप वैक्सीनेशन करवा सकती हैं। रिपोर्ट समटाइम्स नेगेटिव आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ स्ट्रेन्स ऐसी हैं कोविड की जो कि मैंने मैम अपना चेस्ट एक्सरे भी करवाया, वो भी नॉर्मल है मेरा। लेकिन फिर भी आपने केयर करनी है, ठीक है। और अभी 4 वीक्स तक जब तक आप रिकवर नहीं हो जाती तब तक आप वैक्सीनेशन बेशक ना करवाएं, ठीक है। मैम जी जी। मैम मीट हमारे कैंपस में होंगे और कब से होंगे? बेटा ये मुझे नहीं आइडिया, बट आप ऑन कैंपस आने के लिए रेडी हो जाएं वैक्सीनेशन करवा के। बस मैंने आपको इतना ही गाइड करना है, आप अपनी वैक्सीनेशन करवाएं एज सुन एज पॉसिबल। और ये तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि कैसे होगा, पैटर्न क्या होगा, ये तो हम लोग नहीं डिसाइड करते ना। बट आप लोग रेडी हो जाएं, वैक्सीनेशन एज सुन एज पॉसिबल करवा लें। ओके मैम। और अगर कोविड के सिम्टम्स भी हैं, रिपोर्ट नेगेटिव है, फिर भी आपने केयर करनी है, ठीक है। और रिकवरी के बाद आपने अपनी वैक्सीनेशन करवानी है। और आयशा बेटा आप तो बाहर से अगर आई हैं तो आपको वहां से अपनी वैक्सीनेशन करवा के आनी चाहिए थी। मैम इशू ये आ रहा था कि मैं अगर यहाँ पे तो 21 डेज के बाद सेकेंड डोज लग रही है ना, वहाँ पे मिनिमम 2 मंथ्स के बाद लग रही है। मतलब मेरे पेरेंट्स ने लगवाई थी रमजान से पहले, अभी तक उनको सेकेंड डोज नहीं लगी है। और मैंने क्योंकि स्टडीज की वजह से पाकिस्तान वापस आना था, तो मेरा ये इशू आ रहा था कि मुझे सेकंड डोज नहीं लगनी थी। और पाकिस्तान में फाइजर अवेलेबल भी नहीं है। मतलब मेरा ये था कि अगर मुझे प्राइवेटली भी मिल जाएगी ना, तो चलो मैं सेकंड डोज लगवा लूंगी। लेकिन मैंने पता किया काफी डॉक्टर से भी, फाइजर आई नहीं है किसी अभी ने भी, पाकिस्तान में? हाँ जी, पाकिस्तान में आई नहीं है। और अभी मतलब सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को दी है, लेकिन वो भी जो वो कह रहे हैं कि उन स्पेसिफिक लोगों को लगेगी जिन्होंने हज पे जाना है, क्योंकि जो सिनोफार्म वगैरह ना वो अप्रूव नहीं की सऊदी गवर्नमेंट ने हज के लोगों के लिए। तो 1 लाख डोज आई है और वो अभी कोई बात लगा नहीं, नहीं रहे लोगों को। आपने अभी परेशान नहीं होना है। लेकिन ये है कि अभी सिम्टम्स भी अगर हैं तो आप अपनी केयर करें और आप ने कोई भी ऐसा मैम बस स्ट्रेस। टेम्परेचर और मुझे कफ, जब कफ स्टार्ट होती है ना, तो मतलब मेरा बीपी भी एकदम से कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, उस टाइम मेरी कंडीशन ज्यादा खराब होती है। बस आप अपने कंसल्टेंट को कंसल्ट करें और अभी आप बेशक जब तक आप रिकवर नहीं होती आप वैक्सीनेशन ना करवाएं, बाकी है सारे बच्चे करवाएं। अच्छा, अब ओके हमने मैम, अपने थैंक लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। स्टेरोसल्फिंजियोग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, बड़ा कॉमन प्रोसीजर है।
जैसे इंट्रावीनस यूरोग्राफी कॉमनली हो रहा है, ऐसे स्टेरोसल्फिंजोग्राफी भी होती है, ठीक है। एज अ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन ऑफ यूट्रस एंड फलोपियन ट्यूब्स अंडर द फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। हम फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के अंडर हम यूट्रस और ओवरीज को भी देख सकते हैं। इंडिकेशंस क्या है? इनफर्टिलिटी, ठीक है। जो मेन रोल है, इनफर्टाइल है औरत जो है वो इस कंप्लेंट के साथ आती है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही। रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस के खातून की ये शिकायत होती है कि रिकरेंट अबॉर्शंस हो जाते हैं हर कुछ अरसे के बाद। कनीजेंटल एनॉमलीज ऑफ यूट्रस, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को अल्ट्रासाउंड में भी पढ़ाई थी। कनीजेंटल अबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। यूट्रस डिडल्फस होता है, उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारी इसकी टाइप्स आती हैं, यूट्रस की डिफरेंट हमारे पास एनॉमलीज आती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव एवेल्युएशन फॉलोइंग ट्यूबल लाइगेशन, रिवर्सल ऑफ ट्यूबल लाइगेशन, ठीक है। ट्यूबल लाइगेशन ये होती है कि आप समटाइम्स जो है वो अगर कोई खवातीन कंसीव नहीं करना चाह रही तो ट्यूबल लाइगेशन करवा के जो है वो कंसेप्शन के प्रोसेस को स्टॉप करवा देती है, ठीक है। और अगर उनको रिवर्स भी करना चाहें तो वो प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। सस्पेक्टेड केस ऑफ जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो गई है, जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, हम उस केस में कर सकते हैं। टू प्रूव ट्यूबल ओक्लूजन आफ्टर इंसर्शन ऑफ ट्रांस सर्वाइकल है, स्टेरिलाइजेशन, माइक्रो इनर्ट श्योर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ट्यूबल ओक्लूजन बेसिकली होता है। ट्यूबल ओक्लूजन में समटाइम्स अकुमुलेशन ऑफ सम मटेरियल, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि वेजल्स ओक्लूड हो गई हैं फैट से, ये कॉमन सा फिनोमिना है ना, यस मैम। ठीक है। जिसको हम जो है वो हेटेरोस्क्लेरोसिस कहती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे समटाइम्स कॉपर आयरन की अकोमुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट डिजीजेस हैं, ठीक है। HST also has a potential therapeutic role in increasing the probability of pregnancy, especially if oil soluble contrast lipiodal is used. तो इसमें इसका बड़ा therapeutic role होता है increasing the probability of pregnancy, ठीक है। इसमें जो है वो इंक्रीज कर देता है, उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है फॉर कंसेप्शन प्रोसेस। कंट्राइंडिकेशंस क्या है? प्रेगनेंसी अगर है, अगर प्रेगनेंसी का टेस्ट जो है पॉजिटिव है, हम नहीं करेंगे। एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन है पेशेंट को तो हम जो है वो स्टेरोसल्फिंजोग्राफी नहीं करेंगे। वेजाइनल ब्लीडिंग है तो नहीं करेंगे। रीसेंट डायलिटेशन एंड कर्टेज है, DNC भी जिसको कहते हैं, जो प्रोसेस हुआ है, नहीं करेंगे। इमीडिएट प्री एंड पोस्ट कंट्रास्ट मेंस्ट्रुअल फेज में नहीं करेंगे, मिडिल फेज में जो है वो करेंगे। ट्यूबल और यूट्राइन सर्जरी विद इन लास्ट 6 वीक्स, अगर लास्ट 6 वीक्स में फ्लोपियन ट्यूब्स की या यूट्रस की सर्जरी हुई है तो हम ये एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। और मेन चीज़ जो है वो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी है, ठीक है। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी है तो ये एग्जामिनेशन हम नहीं कर सकते। अब पेशेंट की क्या प्रिपरेशन होती है, दैट मैटर्स। डन इन फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन प्रोलिफरेटिव फेज बिटवीन 8th to 12th डे, patient to avoid unprotected sexual intercourse from the date of her period until investigation is over to avoid possible risk of pregnancy, ठीक है। If periods are irregular, do urine बीटा HCG, ठीक है। ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन टेस्ट होता है टू रूल आउट अ प्रेगनेंसी। अगर पीरियड्स इरेगुलर है तो ये टेस्ट कंफर्म कर सकता है प्रेगनेंसी को। एक्सक्लूड एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन, ठीक है। जो भी पेल्विक इन्फेक्शन चल रहा है उसके लिए पहले एंटीबायोटिक पेशेंट को हम कहेंगे कि वो ले, जब इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम उसको डेट देंगे। प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स नॉट रूटीनली रिकमेंडेड, कंसिडर्ड इन केस ऑफ बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। तो हम जो है वो प्रोफाइलेटिकली हम उसको एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दे सकते हैं। प्रोसीजर की अगर बात की जाए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज टेकन, एंटीस्पाज्मोटिक गिवन बिफोर द प्रोसीजर के जो है वो कोई भी स्पैज्म ना आए जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो समटाइम्स IM भी दे सकते हैं और ओरली भी दे सकते हैं, ठीक है। पेशेंट इज आस्क्ड टू एम्प्टी ब्लैडर इमीडिएटली बिफोर द प्रोसीजर, हम पेशेंट को ये कहते हैं कि प्रोसीजर खत्म होने के बाद जो है वो फ़ौरन से
ब्लैडर को एम्प्टी कर ले। स्काउट फिल्म में भी टेकन। अब स्काउट फिल्म क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बिफोर द कंट्रास्ट हम स्काउट फिल्म लेते हैं, प्राइमरी फिल्म लेते हैं या प्रीलिमिनरी फिल्म लेते हैं। पेशेंट इज प्लेस्ड इन लिथोटॉमी पोजीशन, पेशेंट की लिथोटॉमी पोजीशन होती है। द पेरिनियम इज क्लीन्ड विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन and draped with sterile towel. The cervix localized and cleansed, and with povidone iodine solution, a speculum is inserted into vagina. Cervix is cannulated with any of the available cannulas, which is made free before administration of the contrast. तो हम जो है वो हमने जैसे बाकी प्रोसीजर्स में हमने पढ़ा कि एयर को रिमूव करने के लिए हम जो है वो एयर फ्री जो है वो एरिया को करने के लिए हम जो है वो सिंपली हम यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल सिलाइन भी यूज़ कर सकते हैं या हम प्लेन डिस्टिल्ड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। Lipiodol was gradually replaced by water soluble contrast media for several reasons. ठीक है, Lipiodol is 40% iodine in poppy seed oil manufactured by जो एक कंपनी है फ्रांस की, गर्बर्ट। Why water soluble contrast media are preferred? वाटर soluble contrast media को क्यों प्रेफर किया जाता है उसकी भी रीजंस है, वो भी हम देखेंगे। सर्वाइकल वैक्यूम जो है कब कैनुला यूज किया जाता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्रास्ट मीडिया इनटू सर्वेक्स। ठीक है, बैलून कैथीटर हम यूज कर सकते हैं। देन नॉर्मल हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास सारा जो है ये पेल्विक फ्लोर आ रहा है। ठीक है, पेल्विस की बोन्स आ रही हैं, सिम्फिसिस प्यूबिस है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रास्ट है इनटू यूट्रस एंड फ्लोपियन ट्यूब्स। ठीक है, समझ आ रही है? यस मैम। हम इसको जो है वो इसका स्मॉल कर देते हैं साइज ना। अब देखें हम, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रास्ट है, सिम्फिसिस प्यूबिस है, प्यूबिक बोन। ठीक है, सर्वेक्स और वेजाइना से होता हुआ कंट्रास्ट जो है वो यूट्रस की बॉडी में फिल हुआ और देन फ्लोपियन ट्यूब्स में जो चला गया है और इसके बाद जो है ये अब्डोमिनल कैविटी में डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल HST है। द यूट्राइन कैविटी इज शोन ड्यूरिंग HST एज अ ट्रायंगुलर कंट्रास्ट फिल स्ट्रक्चर। अगर आप देखें इसको तो नॉर्मली भी जो हमारे पास एनाटॉमिक बॉडी आती है ट्रायंगुलर शेप्ड, बिल्कुल नॉर्मल यूट्राइन बॉडी है with its base on top and apex caudally inverted triangle and a uterine fundus on top which can be flattened, concave and slightly convex. Free spillage of the contrast to the peritoneum noted. तो आपने ये एंड तक नोट करना होता है कि जो ओवरीज तक जब कंट्रास्ट जाता है तो उसके बाद उसका फ्री स्पिल पेरिटोनियम में स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर तो फ्री स्पिल स्टार्ट हो गया, फ्री स्पिल स्टार्ट कैसे होगा कि कैविटी जो है वो पेरिटोनियम में वो कंट्रास्ट डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप क्या कहते हैं कि ये नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राम है। ठीक है, और समटाइम्स अगर एयर हो जाए, एयर आ जाए तो हम क्या करते हैं कि हम उसको पहले फ्लश आउट करते हैं और देन अगेन कंट्रास्ट पास करके उसकी वीडियो मॉनिटरिंग करते हैं। तो उस तरह से हमें कंफर्म हो जाता है कि आइदर इट इज़ अ नॉर्मल और एबनॉर्मल हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राम। ठीक है, एटलीस्ट 4 स्पॉट फिल्म्स टेकन अर्ली फिलिंग फेज में हम एक जो है वो फिल्म लेंगे अर्ली फिलिंग फेज में। देन यूट्रस फुली डिस्टेंडेड जब हो जाएगा, अगर इसमें भी आप देखें तो आपको ट्रायंगुलर शेप नज़र आ रही है। ठीक है, और ये जो है वो फ्लोपियन ट्यूब्स में कंट्रास्ट फिल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ट्यूबल फिलिंग फेज। ठीक है, और देन हमारे पास पेरिटोनियल स्पिलेज। तो जैसे मैंने कहा कि पेरिटोनियल स्पिलेज जब पेरिटोनियम कैविटी में कंट्रास्ट डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप जो है वो वहाँ पे एक स्पॉट फिल्म लेके इसको ख़त्म कर सकते हैं, इसको प्रोसीजर को एंड कर सकते हैं और उसके बाद आपने पेशेंट को ये हदायत देनी होती है कि आप जाके यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी कर लें। आगे बात समझ में? यस मैम। कोई मुश्किल तो नहीं है ना इसमें? नो मैम। ठीक है, कौन सी पैथोलॉजीज हमें डिटेक्ट हो सकती हैं? यूट्रस की अलग है और ट्यूब जो हमारे पास ट्यूब्स की या ट्यूबल जो हैं पैथोलॉजीज दोनों की डिवीजन है। यूट्रस की एनोमलीज, फिब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियल पोलिप्स, इंट्रायूट्राइन एडहेरेंस, एंडोमेट्रियल टीबी और सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की वजह से जैसे हमने ऊपर एग्जांपल दी कि स्पॉन्टेनियस या रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस हो जाते हैं या आपके पेशेंट कंसीव ही नहीं कर पाती तो वो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की वजह से होता है। तो उसमें भी फिर जो है वो कंट्रास्ट जो है वो हमारा
फिल नहीं होगा यूट्रस में, या वो क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। तो हमें पता चल जाता है कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है या नहीं है। ट्यूबल ब्लॉक होगा तो ट्यूब्स के इनसाइड जो है वो कंट्रास्ट आगे जाके स्पिल नहीं करेगा। ट्यूबल स्पैस्म हो सकता है कि कंट्रास्ट जो है वो ट्यूब्स में फिल्ड हो गया और आगे ओवरीज तक नहीं जा रहा। ट्यूबल पॉलिप हमें पता चल सकता है, हाइड्रोसल्फिंग्स पता चल सकती है, सल्वेंजाइटिस पता चल सकता है, पेरीट्यूबल एडहेजन्स पता चल सकती हैं, और जो है वो फ्लोपियन ट्यूब्स में अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉन पैथोलॉजिक फाइंडिंग्स हमें कौन सी मिलती हैं, जो कि कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि दे आर सम सॉर्ट ऑफ आर्टिफैक्ट्स। जैसे हर मोडालिटी के इनसाइड हमें कोई ना कोई आर्टिफैक्ट मिलते हैं ना, जो कि हमें एबनॉर्मल फाइंडिंग्स देते हैं। याद है हमने पढ़ा था अल्ट्रासाउंड में भी आर्टिफैक्ट्स, आई गेस। यस मैम। यस मैम। तो इसी तरह से हमारे पास नॉन पैथोलॉजिक फाइंडिंग्स आती हैं। एयर बबल है, नॉर्मल मायोमेट्रिक फोल्ड्स आ जाते हैं, प्रोमिनेंट सर्वाइकल ग्लैंड्स, हमारे पास प्रीवियस जो सिजेरियन सेक्शन स्कार है। ठीक है, तो ये नॉन पैथोलॉजिक फाइंडिंग्स होती हैं। एयर बबल जो है वो मोस्टली राउंड होता है, ऑफन मल्टीपल भी हो सकते हैं। वेल डिफाइंड मोबाइल फिलिंग डिफेक्ट्स होते हैं, यूजुअली दिस प्लेस टू फ्लोपियन ट्यूब्स इफ एडिशनल कंट्रास्ट गिवन। तो ऐसा होता है समटाइम्स, मैंने भी ऐसे पेशेंट्स को फेस किया है जिनके जो है वो एयर बबल जो है वो फ्लोपियन ट्यूब्स के इनसाइड चला जाता है और हमें लगता है कि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। देन अगेन हम उसको फ्लश आउट करके अगेन कंट्रास्ट फील्ड करके हम उसको देखते हैं। नॉर्मल मायोमीट्रियम फोल्ड्स जो हैं, जैसे कि आपको पता है कि यूट्रस की जो है वो पेरीमीट्रियम होती है, मायोमीट्रियम होती है और देन एंडोमीट्रियम, 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो उनके डिफरेंट फोल्ड्स हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड हो सकते हैं विद पैरेलल ओरिएंटेशन टू यूट्राइन कैविटी, प्रोमिनेंट सर्वाइकल ग्लैंड्स, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद देयर ओरिजिन इन बोथ सर्वाइकल वॉल्स, प्रीवियस सी सेक्शन स्कार की जगह भी जो है वो हो सकता है। यू कैन से कि हमारे पास कंट्रास्ट अकोमोलेशन हो सकती है, कंट्रास्ट ग्रेविटेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली बताया गया है एयर बबल को। ठीक है, स्पॉट रेडियोग्राफ शोज एयर बबल एरो इन द लेफ्ट साइड ऑफ द यूट्रस। लेफ्ट साइड ऑफ द यूट्रस में जो है वो हमारे पास एयर बबल अकोमोलेशन हुई हुई है, जिससे जो है वो उसके यूट्रस के सेकंड विंग में जो है वो नहीं जा रहा, कंट्रास्ट फील्ड नहीं हो रहा। ठीक है, प्रोमिनेंट सर्वाइकल ग्लैंड्स। ठीक है, ये हमारे पास अगर आप एरोज से देखें तो दोनों साइड्स पे सर्वाइकल ग्लैंड्स में कंट्रास्ट फील्ड हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यूट्रस बॉडी में फिल हुआ है और हमारे पास जो है वो ओवरीज तक कंट्रास्ट जो है वो जा रहा है। ठीक है, अब हमने कहा कि डिफरेंट एनॉमलीज भी हमें पता चल सकती हैं। तो यूट्रस में जब यूनिकॉर्नेट यूट्रस बेसिकली ये होता है कि उसका 1 हॉर्न है। बेसिकली तो यूट्रस में 2 हॉर्न्स है ना, हमने क्यों कहा था कि ट्रायंगुलर शेप्ड है, क्योंकि 2 हॉर्न थे, ये 2 हॉर्न्स हैं बेसिकली यूट्रस के। ठीक है, तो जब 1 हॉर्न एब्सेंट होगा तो उसको हम यूनिकॉर्नेट यूट्रस कहते हैं। ठीक है, तो ये फीलिंग हुई, कंट्रास्ट की फीलिंग हुई, जिससे हमें पता चला यूनिकॉर्नेट यूट्रस है, 1 हॉर्न जो है वो इसका एब्सेंट है, 1 ट्यूब है और 1 स्पिलेज है। ठीक है, कि एक ही फ्लोपियन ट्यूब है और एक ही ओवरी है, सेकंड ना तो हॉर्न है ना कोई ट्यूब है और ना कोई ओवरी। ठीक है, तो ये एनॉमली है यूट्रस की। देन यूट्रस डिडेल्फस होता है, ये भी यूट्राइन एनॉमली होती है, जिसमें यूट्रस के 2 हॉर्न्स के दरमियान जो है वो स्पेस होती है। तो इसमें 2 फ्लोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं और 2 ओवरीज होती हैं, लेकिन ये आपस में कंबाइन नहीं होते। ठीक है, सेप्टेट यूट्रस भी एक अनदर एग्जांपल है, ये सेप्टेट यूट्रस की एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें 1 हॉर्न एंड द अदर हॉर्न वी हैव एंड ओवरीज एंड स्पिलेज। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल बेसिकली होता है, लेकिन इसमें कंसेप्शन जो है वो मुश्किल है। ठीक है, that was all about the hysterosalpingography you can say। इसमें हमने जो है वो मेनली abnormalities देखनी होती हैं यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब और ओवरीज की। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई यू कैन आस्क मी बेटा। मैम हमें ये जो यूट्रस के नॉर्मलिटीज और ये जो हम लोगों ने पढ़ी है, ये हम लोग अल्ट्रासाउंड भी देख लेते हैं ना, तो हम अगर कोई पेशेंट आता है तो उसमें पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं कि ये वाला अल्ट्रासाउंड भी पहले करते हैं ना, तो अगर अल्ट्रासाउंड पे कुछ ना आए तो फिर ये वाला करते हैं, मतलब टेस्ट स्कैन करते हैं। हमारे पास आ जाती हैं, लेकिन समटाइम्स हमारे पास कुछ चीज़ें अल्ट्रासाउंड पे, जैसे मैंने कहा था आप लोगों से, जस्ट अ मिनट, मैं आपका अच्छा जवाब देती हूँ इसका। अब ऐसा होता है, कुछ हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी अल्ट्रासाउंड की, कुछ खवातीन ओबीज होती हैं,
जिन पे हम आइडेंटिफिकेशन अच्छे से नहीं कर सकते, याद है? बस मैम वो 20 पेशेंट्स के मसले आते हैं अल्ट्रासाउंड में। उसके अलावा भी जो है कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें हमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही होती, या जैसे हमें इस पे फ्लोपियन ट्यूब्स नजर आई, तो अल्ट्रासाउंड पे कभी हमें ऐसे फ्लोपियन ट्यूब्स नजर आती हैं अनटिल एंड अनलेस जो है वो कोई ग्रॉस किस्म का इन्फेक्शन ना हो, नहीं आती ना, या ट्यूबल ब्लॉकेज हमें नजर नहीं आती, याद है कि हमें ट्यूबल ब्लॉकेज तो नजर नहीं आ सकती ना, माइनर किस्म की या इस तरह की, तो उस केस में हमें जो है वो फ्लोपियन ट्यूब्स को देखने के लिए, ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के लिए या ओवेरियन स्पिलेज को देखने के लिए क्या करते हैं हम, हिस्टेरोसल्फिंजोग्राफी करते हैं, ठीक है? हम आफ्टर अल्ट्रासाउंड ही ये प्रोसीजर करते हैं, ठीक है? ओके मैम। जी बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, हम नेक्स्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सरेज कवर हो गया, सीटी स्कैन कवर हो गया, फ्लोरोस्कोपी को हमने कवर किया। नेक्स्ट हम मेमोग्राफी पे एक लेक्चर रख लें, देन हम एमआरआई और अल्ट्रासाउंड करेंगे इंशाल्लाह। ओके मैम। इसमें कोई आप अपनी सजेशन ऐड करना चाहें तो यू कैन ऐड। बस मैम IR पे ही हमने आपको कहा था। आईआर भी इंशाल्लाह करेंगे। जैसे आप लोगों ने भी मेरे से अल्ट्रासाउंड पढ़ा है, मैं सोच रही थी हम अल्ट्रासाउंड का एक आध लेक्चर ही रखेंगे, बाकी हम जो ओके है मैम। वो आईआर को कवर करेंगे, है ना? क्योंकि आप लोगों ने यस मैम। ठीक है, एक आध लेक्चर जो हम मैं रख रही हूँ वो भी जस्ट इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास बाकी जो है वो फिजियोथेरेपी के भी कुछ बच्चे हैं, तो दैट्स वाई। वरना अगर आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने मुझसे जनरल अल्ट्रासाउंड भी पढ़ा है, कुछ ने जो है वो रीजनल भी पढ़ा है, तो उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हुई हैं, लेकिन हम एक डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक लेवल दोनों का जिसमें अल्ट्रासाउंड कवर हो जाए ना, हम वो एक लेक्चर रख लेंगे इंशाल्लाह अल्ट्रासाउंड का, देन हम आईआर को भी ओके मैम। इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है? कोई क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का? नो ये मैम। ये लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है? मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगी। आप लोग मुझे अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें। अब्दुल मनान खान, आमना बशीर, प्रेजेंट मैम। अनम नूरीन, अनम नूरीन, अक्सा अरशद, यस मैम, अनम नौरीन। अक्सर शुड प्रेजेंट। अरीबा, प्रेजेंट मैम। आयशा इम्तियाज, प्रेजेंट मैम। गाजिया वसीम, प्रेजेंट मैम। हाफिजा फिजा, हनान शौकत, हिरा बिनते रजा, इरज फातिमा, प्रेजेंट मैम। इरम साबर, प्रेजेंट मैम। माहम, प्रेजेंट मैम। मारिया मुनीर, मरियम आरफ, मैम हादिया प्रेजेंट है। मोहम्मद अहमद, मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैंने भी ज्वाइन किया, तो आप लगा दीजिएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, मोहम्मद फैसल सईद, रिदा जहरा, प्रेजेंट मैम। रिजा हालत,
रिमशा, रिमशा प्रेजेंट है? सीमा महबूब, मैम निमिषा पहले थी, इसका शायद अब डिस्कनेक्ट हुआ है। सीमा प्रेजेंट है? ये सीमा ही नाम है ना? सीमा है, समिया है? सैयद इक़्तिदार अली, सैयद इक़्तिदार अली शाह, तहमीना, मैम हनान का प्रेजेंट मैसेज मैम। आया है कि मेरा नेट का इशू है तूबा तो फयाज, मैम। उमैर खान, प्रेजेंट मैम। उम्मे अमन, वकार यूनुस, ज़ैनब नईम, जरवा गोहर। मैम जी मैम मोहम्मद अहमद प्रेजेंट है मैम। वो प्रेजेंट है, उसका माइक नहीं अनम्यूट हो रहा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा भी वो आवाज़ नहीं आ रही थी, मैंने प्रेजेंट बोला था आपको, लेकिन वो आवाज़ नहीं आ रही थी। ठीक है बेटा, हो गया आपका, मैम मोहम्मद अहमद। हो गया बेटा, मोहम्मद अहमद आपका हो गया। ओके बेटा। मैम हन्नान मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। नान, ठीक है। बेटा आप लोगों को आप लोग मैम क्या, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है बेटा। हिरा, मैंने आपकी जो है वो मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है। कोई लेक्चर आपके थैंक यू पास, मैम। रिकॉर्डिंग सारी आपके पास हैं, मौजूद हैं सब लोगों के पास, लेक्चर्स की, प्रीवियस लेक्चर्स की? यस मैम। यस सारे मैम। सारे लेक्चर्स भी हैं? कोई चीज़ आप लोगों की जो है वो मिसिंग हो इस टाइम? नो मैम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो मेमोग्राफी को कवर करेंगे। आई विल ट्राई कि हम उसको बहुत ज़्यादा लंबा ना लेके चलें, क्योंकि शॉर्ट सा ही जो है उसका एक तो मेरे हिसाब से एक तो कोर्स है, हार्डली 2 चैप्टर्स हमारे उसके पूरी बुक में होते हैं, तो हम उसको एक लेक्चर में ही कवर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। उसकी पैथोलॉजीज, उसकी नॉर्मल और एबनॉर्मल चीज़ों को हम देखेंगे, और देन हम उसके बाद इंशाल्लाह एमआरआई करने के बाद हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के 1-2 लेक्चर कवर करेंगे। आई गेस मैम 14 टोटल लेक्चर। कितने लेक्चर्स हैं? बेटा वो तो अभी तो मैं साथ साथ ही लेक्चर आप लोगों के बनाती हूँ, पहले मैंने बना के नहीं रखे हुए, लेकिन आई गेस 22 लेक्चर्स तक जाएंगे ये, 22 लेक्चर्स जाएंगे। ओके मैम। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा अच्छा पढ़ें, और अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, या अगर आप लोग मैम चाहते आपके हैं। मैम जी आपके जी, क्रेडिट आवर्स क्या है? काउंसलिंग आवर्स। काउंसलिंग आवर्स, काउंसलिंग आवर्स की काउंसलिंग आवर्स, सॉरी एलएमएस पे सॉरी। अपलोडेड, एलएमएस पे अपलोडेड नहीं है? नो मैम। मैं आज ही उसको अपडेट कर देती हूँ एलएमएस पे, ठीक है। और उसके अलावा भी आपने कभी जो है वो काउंसलिंग आवर्स के लिए आना, आप मुझे मेल करके आ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को टाइम बता दूंगी, लेकिन डे बिफोर आप मुझे ईमेल करेंगे। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप लोग रिवीजन करना चाह रहे हैं, हम 1-2 क्लास रिवीजन क्लास भी रख सकते हैं, लेकिन रिवीजन क्लास का जो तरीकाकार है वो ये होना चाहिए आपके पास कि आप एक लेक्चर पढ़ें, उसमें जो पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं समझ, वो आप अपने पास नोट डाउन कर लें, और उसके बाद हम अपनी जो क्लास होगी, हम उसको रिवीजन क्लास में हम उन सब पॉइंट्स को हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। रिवीजन क्लास मैम का ओके ये मैम। जैसे जैसे हमने रीजनल अल्ट्रासाउंड में किया था, हमने 6 लेक्चर्स प्रिपेयर किए थे और फिर रिवीजन क्लास रखी थी, आप वैसे ही कर लें। मतलब हम 7-8 लेक्चर्स प्रिपेयर कर लेंगे और फिर रिवीजन क्लास रख लेंगे, जो पॉइंट्स नहीं क्लियर होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। आप लोग इस जी वीक, मैम ऐसे कर लेते हैं। आप लोग ऐसा करें, प्रिपेयर करें 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी लेक्चर्स अभी तक के हो गए ना, देन हम नेक्स्ट जो हमारा फ्राइडे का लेक्चर होगा ना, उसमें हम रिवीजन क्लास रख लेंगे, लेकिन उसमें मुझे सब लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए।
और सब लोगों ने अपने पास इंशाल्लाह। नोट डाउन चीजें करके लानी है कि आपको किस किस चीज में कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है? ओके मैम। तो ओके ये मैम। ठीक है, ये आप लोग कर लें और बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने अच्छा पढ़ना है अब, और वो परफॉर्मेंस नहीं देनी जो कि आपने मुझे क्विज में दी है। मैम क्विज तो बहुत गंदा हुआ है मेरा खुद भी, मैम मतलब सीरियस हो तो बस। प्रिपरेशन ही नहीं हुई बिल्कुल भी, और तबीयत खराब होने की वजह से ना मुझे एमसीक्यूज की समझ ही नहीं आ रही थी, इतनी मुझे उस टाइम पे कफ लगी हुई थी ना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं मैं कर क्या रही हूँ। चले कोई बात नहीं मैम है, टाइम इतना इट्स शॉर्ट होता है मैम, एक इट्स तो फॉर योर टाइम ऊपर चल रहा लर्निंग, है, इट्स फॉर लेकिन योर मैम लर्निंग। चल आपके रहा होता है, बस लेकिन प्रेशराइज मैम हो एक रहा होता बात है हुआ, इंसान। एमसीक्यूज प्रेशराइज बहुत में जा मजे के थे, अगर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन होती ना और हम लोग अटेंटिव होके करते तो एमसीक्यूज बहुत अच्छे थे। तो बस एग्जैक्टली मैम। ऐसे ही आप लोग ऐसे ही आप लोगों ने कंसेप्चुअली लेके चलना है आपको। अब तो मेरा आइडिया हो गया कि ना तो रट्टा मार के आपको कुछ हासिल होना है और ना ही मैं रट्टा लगवाती हूँ। तो कॉन्सेप्ट से चलेंगे आप तो अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह गेन करेंगे। तो खैर जो भी हुआ, आप लोगों के लिए एक लर्निंग है कि आप लोगों ने फ्यूचर में कैसे इसको हैंडल करना है, ठीक है? अभी आप लोगों की मेजर असेसमेंट्स पड़ी हुई हैं, लाइक मिड टर्म है, फाइनल टर्म है, वाइवा है। तो अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करें, बेस्ट ऑफ लक और एंड थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज बच्चे, अल्लाह हाफिज।